हेलो दोस्तों, मैं मनीष त्रिपाठी स्वागत करता हूं अपने चैनल नाइलेट गुरुजी पर। अभी ट्रिपल सी और ओ लेवल की फर्स्ट पेपर का एक टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इंटरनेट क्या है और वर्ल्ड वाइड वेब क्या होती है। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आपको मिलेगा वो होता है आपका कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क का सिंपल डेफिनेशन ये होता है कि जब कभी भी दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दिया जाए कि वो आपस में एक दूसरे से डेटा शेयर करते हों या अपना जो हार्डवेयर होता है लाइक प्रिंटर है, सीडी है ना? सीडी राइटर है, वह पूरे सारे डिवाइसेज़ से शेयर करते हों। तो यहाँ बन जाता है कंप्यूटर का एक नेटवर्क। तो जब कभी भी 2 या 2 से अधिक डिवाइसेज़ को इस तरह से कनेक्ट किया गया हो कि वह डेटा शेयर करें तथा रिसोर्सेज़ को शेयर करें, वो हो जाता है कंप्यूटर नेटवर्क। कैसे होगा देखिए, जैसे यहाँ पे 3 कंप्यूटर दिए हुए हैं, है ना? तीनों को आपस में केबलिंग या वाई-फाई के थ्रू आपस में जोड़ दिया गया। अब यहीं से बैठे-बैठे जब इस पे आप काम करेंगे, तो इन दोनों का डेटा आप ले सकते हैं या इन दोनों पे क्लिक करके ही डेटा सेंड कर सकते हैं। अगर नेटवर्क नहीं होता तो डेटा पेन ड्राइव से कॉपी करके फिर इसमें लेके जाना पड़ता। तो आपका समय बचा रहा है ये, है ना? और आपकी स्पीड वगैरह पे ये काफ़ी फ़ोकस कर रहा है कि आपका डेटा फटाफट यहाँ से वहाँ पहुँच जाए। मैनुअली लेके जाते तो उसमें काफ़ी समय लगता। तो इसे डेटा शेयरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? कंप्यूटर नेटवर्क का। ठीक है? हार्डवेयर शेयर का मतलब क्या होता है? 3 कंप्यूटर है, तीनों का डेटा प्रिंट करना हो, तो यहाँ पे हमें प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी। बेहतर क्या करिए कि एक कंप्यूटर खरीदिए सॉरी एक प्रिंटर खरीदिए और उसको पूरे नेटवर्क में शेयर कर दीजिए। तो जब नेटवर्क में ये शेयर हो जाएगा, तो इसका भी प्रिंट इसी प्रिंटर से निकलेगा, इसका भी प्रिंट इसी प्रिंटर से निकलेगा और इसका भी प्रिंट आपका इसी प्रिंटर से ही निकलेगा। तो यही सब के लिए बेनिफिट मिल जाता है अपना नेटवर्क से, है ना? फिर आगे आ जाता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं? तो बेसिकली 4 प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क यहाँ पे हैं। पैन है, लैन है, मैन है, वैन है। ओरिजिनली देखा जाए तो एक लैन नेटवर्क होता है और एक आपका वैन नेटवर्क होता है। बीच में ये सब छोटे-छोटे नेटवर्क आ जाते हैं। तो बात पहले हम करेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी कि पैन की। इमेजिन करिए कि आपने एक लैपटॉप खरीदा है, फ़ोन आज के ज़माने में सबके पास होगा, प्रिंटर भी आपके पास है और हेडफ़ोन वगैरह आपने रखा है। अब होगा क्या कि आप इन सारी की सारी डिवाइसेज़ को एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे और जब कनेक्ट करेंगे तो वही नेटवर्क आपका बन जाएगा क्या? पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है? अब होगा क्या कि जब कभी भी कंप्यूटर का डेटा आप प्रिंट करना चाहेंगे तो प्रिंटर से कर लेंगे। मोबाइल का फ़ोटो कंप्यूटर में लेना चाहेंगे तो भी हो जाएगा। कंप्यूटर का वीडियो मोबाइल में डालना चाहेंगे तब भी हो जाएगा। जो वीडियो यहाँ चलाएँगे वो हेडफ़ोन से सुनाई देगा। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये चारों के चारों डिवाइसेज़ को आपस में एक-दूसरे से कनेक्ट किया गया है। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो अपनी पर्सनल डिवाइसेज़ को आप एक-दूसरे से जोड़ेंगे तो वहाँ पे बन जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब बात करते हैं लैन का। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। ये सबसे छोटा नेटवर्क होता है जो खासकर एक बिल्डिंग, एक रूम, एक लाइब्रेरी वगैरह में पाया जा सकता है, जिसमें कई सारे डिवाइसेज़ को आपस में जोड़ा गया होगा, बट जो उसका स्पैनिंग रेंज होता है ना, वो 1 किलोमीटर डायमीटर का होता है। 1 किलोमीटर डायमीटर का मतलब एक सर्कल ले लो। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 किलोमीटर या यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 1 किलोमीटर होना चाहिए। इसमें जब कभी भी कई सारे डिवाइसेज़ को आपस में जोड़ेंगे, तो वो लैन ही बनेगा, ठीक है? तो 100 मीटर से माना जाता है कि मतलब 1000 मीटर तक इसकी कवरेज रेंज होती है, तो 1 किलोमीटर ही हो गया। डेटा ट्रांसमिशन जो इसमें होता है, वह 1000 एमबीपीएस तक हाईएस्ट स्पीड में जा सकता है। 1000 एमबीपीएस या 1 जीबीपीएस भी कर सकते हैं। ये जो एमबीपीएस होता है, वो मेगा बिट पर सेकंड होता है, ना कि मेगाबाइट पर सेकंड होता है, ठीक है? और ये सबसे कम कॉस्ट में लैन नेटवर्क को हम तैयार करवा सकते हैं। ठीक है जी? बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का। तो ये मैन है। मैन नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जैसे मान लीजिए शहर है, ठीक है? ये पूरा जो रेक्टेंगल है समझ लीजिए गोरखपुर शहर है, ठीक? तो ये किसी एक ऑफिस की बिल्डिंग है जिसमें कई सारे कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा गया है, ठीक है? इधर भी कई सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा गया है। इधर यूनिवर्सिटी कैंपस में भी कई सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ा गया है।
और ये गवर्नमेंट का कोई बिल्डिंग है जहाँ पे कई सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा गया है। तो एक लैन इधर है, एक लैन इधर है, एक लैन इधर है, एक लैन इधर है, लेकिन ये पूरा एक जगह पे नहीं है। ये सब चारों काम 4 अलग शहर के कोने में हो रहे हैं, ठीक है? इन सबको आपस में अगर कोई नेटवर्क जोड़ सकता है तो वही होता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की जो कवरेज रेंज होती है, वो एक शहर होती है। सिंगल सिटी में सारे डिवाइसेस को आपस में जोड़ सकता है कौन? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की थोड़ी सी दूरी ज्यादा होती है, इसलिए इससे ट्रांसमिशन स्पीड इसकी थोड़ी कम हो जाती है। इसका जो बिट रेट होता है वो होता है 100 एमबीपीएस के करीब, ये 1 जीबीपीएस तक नहीं जाता। फिर अगला जो आता है वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क सबसे बड़ा आपका नेटवर्क होता है, जिसका जो कवरेज एरिया होता है वो 1 लाख किलोमीटर का डायमीटर होता है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक 1 लाख किलोमीटर दूरी में अगर डिवाइसेस को आपस में जोड़ा गया होगा तो वो आपका वाइड एरिया नेटवर्क या वैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है? वैन का ही दूसरा नाम आपका इंटरनेट होता है या इंटरनेट एग्जाम्पल होता है वैन का। इसमें जो डेटा ट्रांसमिशन का स्पीड होता है वो 10 एमबीपीएस से लेके 20 एमबीपीएस तक माना गया है। फिर अगला आ जाता है, मान के चलिए कैंपस एरिया नेटवर्क। अब कोई एक कैंपस है जैसे यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, ठीक है? वहाँ पे कई सारे कंप्यूटर को आपस में अगर जोड़ा गया होगा तो जो नेटवर्क आपका तैयार होगा वो आपका कैंपस एरिया नेटवर्क के नाम से जाना जाएगा। अब आती है इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है। इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं अक्सर करके। तो नेटवर्क टोपोलॉजी को ऐसे समझिए कि जब कभी भी कई सारे कंप्यूटर आप खरीद के लाए हुए हों, तो उन सारे कंप्यूटरों को किस तरह से आप कनेक्ट करेंगे और वो किस तरह से अपना डेटा शेयर करेंगे, यही डिफाइन करती है नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी के आधार पे 2 प्रकार के टोपोलॉजी इसमें डिफाइन की गई, फिजिकल टोपोलॉजी होती है और एक होती है लॉजिकल टोपोलॉजी, ठीक है? कितने प्रकार की आपके नेटवर्क टोपोलॉजी होती है? तो यहाँ पे 5-6 प्रकार की आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी दर्शाई गई है, जिसको एक-एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं। पहले बात करेंगे बस टोपोलॉजी क्या होती है। तो देखिए बस टोपोलॉजी कहती है कि जिसमें एक सिंगल केबल का प्रयोग करके, सिंगल केबल गई है ना, सिंगल केबल का प्रयोग करके जब कई सारे कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा गया हो, तो वही आपका बन जाता है बस टोपोलॉजी नेटवर्क। अब इसमें जो डेटा ट्रांसमिशन होगा वो सिंगल केबल के माध्यम से ही होगा, ठीक है? तो जैसे इसका डेटा यहाँ जाना है ना, तो ये इसी केबल से आएगा। अब जिस समय ये एक कंप्यूटर डेटा सेंड कर रहा होगा तो पूरा का पूरा जो लाइन है वो एंगेज रहेगा। उस समय दूसरे कोई कंप्यूटर इस लाइन से डेटा सेंड नहीं कर सकते, मतलब दूसरे को वेट करना पड़ेगा। तो इसका एक डिमेरिट ये है ना कि एक समय में इसमें केवल एक ही डिवाइस डेटा सेंड कर सकती है। और मान लो अगर डेटा यहाँ से हमें यहाँ भेजना है, तो कैसे आएगा डेटा? यहाँ से पहले वो डेटा यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर तो यहाँ जाएगा। बीच में ये कंप्यूटर खराब हो गया और काम करना बंद कर दिया, तो डेटा यहाँ से यहाँ तो आएगा, बट इसके आगे यहीं पे ब्लॉक हो जाएगा, वो आगे नहीं जाएगा। तो बीच में कंप्यूटर कोई भी एक खराब हो जाने से आपका नेटवर्क फ्लॉप हो जाता है, काम नहीं करता है। ये जो सिंगल केबल है जो सारे कंप्यूटरों को आपस में जोड़ी, इसको बैकबोन केबल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा आपका आता है जी स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क। अब स्टार जैसी इसकी शक्ल है इसलिए स्टार टोपोलॉजी नहीं है, है ना? वो भी एक रीजन हो सकता है, बट यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी को आप ऐसे डिफाइन करेंगे कि जब कभी भी कई सारे कंप्यूटर हों, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 हैं, ठीक है? इन सारे के सारे कंप्यूटर को बीच में एक सेंट्रल नेटवर्किंग डिवाइस से जोड़ा गया हो। ये सेंट्रल नेटवर्किंग डिवाइस या तो आपकी हब हो सकती है ना? या तो आपका स्विच हो सकता है, ठीक है? तो जब स्विच या हब का प्रयोग करके कई सारे डिवाइसेस को आपस में जोड़ा जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा ये स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क, ठीक है? हब और स्विच में अंतर ये होता है कि हब क्या करता है ना, एक पोर्ट से डेटा लेगा, तो बाकी जितने पोर्ट होंगे सब पे डेटा डिलीवर कर देगा। और स्विच का काम क्या होता है, एक पोर्ट से अगर डेटा ले रहा है, तो ये डेटा उसी जगह डिलीवर करेगा जहाँ पे डेटा आपको भेजना है। सबको ये डेटा डिलीवर नहीं करेगा। फिर आता है रिंग टोपोलॉजी क्या होती है। तो रिंग टोपोलॉजी बहुत कुछ सिमिलर होती है आपके बस टोपोलॉजी से, जहाँ पे कई सारे डिवाइसेस को एक सिंगल केबल का ही प्रयोग करके आपस में जोड़ा गया होता है। बस में क्या होता है कि एक जगह से शुरुआत होती है और एक जगह जाके वो टोपोलॉजी खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है रिंग टोपोलॉजी में,
पहला कंप्यूटर दूसरे से जुड़ेगा, दूसरा वाला तीसरे से जुड़ेगा, तीसरा चौथे से जुड़ेगा, चौथा पाँचवें से जुड़ेगा, पाँचवाँ छठवें से जुड़ेगा और लास्ट में छठवां फिर से किससे जुड़ जाता है? पहले वाले से। इसमें भी डेटा जैसे मान लीजिए पहले वाले से अगर आपको भेजना है 5वें पे, तो पहले पे से 5वें में डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले दूसरे पे जाएगा, दूसरे तीसरे, तीसरे चौथे, चौथे से 5वें पे जाएगा। ठीक है? और बीच में यहाँ पर भी अगर कोई डिवाइस काम करना बंद कर देती है, तो डेटा ट्रांसमिशन आगे नहीं होगा। ठीक है? अब बीच में जैसे मान लीजिए पहले वाले से डेटा 5वें पे भेजना है, तो बीच में जो 3 डिवाइस है ना, ये रिपीटर का काम करेंगे। रिपीटर का सेंस ये होता है कि जैसे ना कि डेटा यहाँ से यहाँ सेंड किया जा रहा है, अब डेटा ट्रांसमिशन यहाँ पे लॉस कर रहा है ना? तो ये कंप्यूटर क्या करेगा, उसको फिर से डेटा को रीजनरेट करके नया जैसा बना देगा और फिर से उसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करेगा। ठीक है? ऐसा होता है इधर। अगली टोपोलॉजी आपकी आती है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी की शक्ल देख के आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी डिवाइस होती हैं, सब एक दूसरे से डायरेक्ट जुड़ी हुई होती हैं। अब डेटा ट्रांसमिशन के दौरान अगर आपका कोई रूट इंगेज होता है, तो डेटा क्या करता है, दूसरा रूट पकड़ लेता है। अब जैसे इसका डेटा अगर यहाँ जाना है और ये लाइन इंगेज है, तो क्या होगा, डेटा आपका ऐसे ऐसे भी जा सकता है, इस तरह से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है। किसी भी तरह से डेटा आपका डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा और जरूर जाएगा। इसका ज्यादातर प्रयोग करता है वायरलेस नेटवर्क, क्योंकि वायरलेस नेटवर्क में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपका डेटा ट्रांसमिशन करने में प्रॉब्लम आ रही होगी, कहेगा रूट इंगेज है, अभी डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। यहाँ हमेशा आपका डेटा क्या करेगा, कोई ना कोई एक पाथ पकड़ के अपने डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंचेगा। ट्री टोपोलॉजी क्या होती है? तो ट्री टोपोलॉजी बेसिकली एक ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसमें बंच टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी दोनों को एक साथ जोड़ा गया होता है। देखिए यहाँ पे ये स्टार टोपोलॉजी का एक नेटवर्क है, स्टार टोपोलॉजी एक नेटवर्क है, स्टार टोपोलॉजी का एक नेटवर्क है। लेकिन इन तीनों के तीनों को एक सिंगल केबल से जोड़ा गया, जो कि आपका एक बस नेटवर्क होता है। तो ये बन जाता है आपका ट्री टोपोलॉजी नेटवर्क। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है जी? तो जब दो या दो से अधिक टोपोलॉजी को एक साथ हम यूज करेंगे, तो वहां पे आपका बन जाता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब जैसे यहाँ पे क्या है, ये स्टार नेटवर्क है, ये रिंग नेटवर्क है और ये बस नेटवर्क है, तीनों को एक साथ जोड़ दिया गया, दैट इज द हाइब्रिड नेटवर्क। फिर इंटरनेट क्या होता है? तो इंटरनेट को ऐसे कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए हमारा मोबाइल है और ये आपका मोबाइल है, मैं इसमें गदर 2 देख रहा हूँ, ठीक है? तो आपका भी मन करता है ना कि गदर 2 आप अपने फोन में ले लीजिए और आप भी देखिए। तो उसके लिए कुछ ऐप वगैरह हम यूज कर सकते हैं, जैसे शेयर मी होता है, शेयरिट होता है, यहाँ से यहाँ डेटा चला जाएगा। अब डेटा ट्रांसमिशन में यहाँ जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो है आपकी वाईफाई। ठीक है, रेडियो वेव के माध्यम से आपका डेटा यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया। अब दिक्कत ये होती है ना कि इसका रेंज बहुत ज्यादा नहीं होगा, 30-32 मीटर के बाद ये वीक होने लगेगा। अब मान लीजिए आप बैठे हैं अपने घर पे और ये बंदा बैठा है कहीं दूर अपने घर पे, और डिस्टेंस से मान के चलो 5-6 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर तक डेटा भेजना है तो शेयरमी काम नहीं आएगा। अब कैसे डेटा यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किया जाए, तो उसका केवल एक ही मीडियम होता है, दैट इज द इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट के बारे में लोग समझते हैं कि वो जो चित्र देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, मूवी वूवी देख रहे हैं, उसी को इंटरनेट कहा जाता है। ये सरासर गलत चीज है, वो वेब होती है, www होता है। इंटरनेट बस एक तरीका होता है दो डिवाइसेस को आपस में जोड़ने का। वह दो डिवाइस अगल बगल में भी हो सकती हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में भी हो सकती हैं, एक देश से दूसरे देश में भी हो सकती हैं। इन सारी डिवाइसेस को आपस में जोड़ने के लिए जो नेटवर्क होगा वही आपका इंटरनेट कहलाता है। यह इंटरनेट एक पब्लिक सुविधा है, फैसिलिटी है, जिसको कोई भी कहीं से भी यूज कर सकता है। इंटरनेट दो तरीके से देखिए अभी एक्सेस किया जाता है। ज्यादातर जो 80% लोग हैं वो समुद्रों में केबल बिछाई गई है, फाइबर ऑप्टिक केबल, उसका इंटरनेट यूज करते हैं। जैसे देख सकते हैं ये ग्लोब है ना, तो ये जो ब्राउन लाइंस दिख रही हैं ये समुद्रों में बिछाई हुई फाइबर ऑप्टिक लाइंस हैं, जो दुनिया भर के देश से बिछाई गई हैं। इसी के माध्यम से एक देश से डेटा दूसरे देश में जाता है। जैसे ये हमारा भारत है ना, तो मुंबई में यहाँ से केबल बिछाया गया। अब अमेरिका में अगर डेटा भेजना है ना, तो अमेरिका तक ऐसे केबल गया होगा। जैसे हम यहाँ से डेटा भेजते होंगे, मान लो गोरखपुर से डेटा भेजा ना, मुंबई आएगा, मुंबई से केबल के माध्यम से फिर धीरे धीरे करके वो अमेरिका तक जाएगा। तो समुद्री केबल का प्रयोग करके ही इंटरनेट चलाया जाता है। लेकिन एलन मस्क वगैरह जैसे लोगों ने क्या किया, सैटेलाइट इंटरनेट का भी अब जो है प्रचलन ला दिया है। सैटेलाइट इंटरनेट में क्या होगा, सैटेलाइट धरती के बाहर छोड़े गए होंगे और वो क्या करेंगे, डेटा का ट्रांसमिशन करने करवाएंगे इंटरनेट के थ्रू। तो अभी ये सैटेलाइट इंटरनेट हर जगह फेमस नहीं है,
विदेशों में चलता है, इंडिया या ऐसे इस तरह के देशों में अभी आप फाइबर ऑप्टिक लाइन जो समुद्रों में बिछाई गई हैं, इन्हीं का प्रयोग करके इंटरनेट यूज किया जाता है। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट की शुरुआत कहाँ से हुई? तो अमेरिका की एक एजेंसी है जिसका नाम है आरपा, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, है ना? आरपा ने 1969 में दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क बनाया था जिसका नाम दिया था अर्पानेट, है ना? तो 1969 में ही नेटवर्क बनाने की शुरुआत हो गई थी। फिर बाद में धीरे-धीरे करके यही सब नेटवर्क बनते-बनते आगे चल के इसको इंटरनेट के नाम से जाना जाने लगा। अर्पानेट बनाया गया था अमेरिकन आर्मी के लिए, यूएस मिलिट्री के लिए बनाया गया था, सिविलियंस के लिए नहीं बनाया गया था वो। अब आता है क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? या डब्ल्यू क्या होता है? इसका पूरा नाम हो गया वर्ल्ड वाइड वेब। देखिए दुनिया भर में बहुत सारी वेबसाइट हैं, मतलब लाखों करोड़ों वेबसाइट्स हैं, ठीक है? उन सारी की सारी वेबसाइट के कलेक्शन को ही कहा जाता है क्या? वेब। मतलब दुनिया में जितनी भी वेबसाइट पाई जाती होंगी, वो वेब के अंतर्गत ही पाई जाती हैं, ठीक है? वर्ल्ड वाइड वेब को बनाने का काम किया टिम बर्नर्स ली ने, जो कि ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, और इन्होंने उसको बनाया था 1989 में। ठीक है, जब वो कहाँ काम कर रहे थे? जिनेवा में एक लेबोरेटरी है सर्न नाम की, वहां पे ये काम कर रहे थे। और टिम बर्नर्स ली ने एक लैंग्वेज भी बनाई जिसका नाम है HTML, जो आपको सेकंड पेपर में पढ़नी है। अब एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट की बात करें, मतलब इंटरनेट का यूज कहाँ कहाँ यूज होता है, तो टॉप 10 एप्लीकेशन आपके सामने है। पहला है कम्युनिकेशन। इंटरनेट का यूज कम्युनिकेशन में किया जाता है। कम्युनिकेशन का सेंस क्या होगा? दूसरे से जुड़ना और अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, वहां की यहाँ इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, अपनी इंफॉर्मेशन वहां देना, तो वहां पे इंटरनेट अक्सर यूज हो जाता है ना? वेब ब्राउजिंग, कुछ भी आपको सर्च करना है नेट पे, तो उसके लिए भी आपका इंटरनेट का यूज किया जाता है, और वेबसाइट पे जाके आप अपनी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इन सब जैसी वेबसाइट पे जाके आप अपना प्रोडक्ट वगैरह चूज कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। रियल टाइम अपडेट, दुनिया में क्या चल रहा है उसको अगर आपको जानना है तो इंटरनेट के माध्यम से आराम से जाना जा सकता है। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया सब लोग यूज कर ही रहे हैं, है ना? तो वो इंटरनेट के माध्यम से ही एक्सेस होती है। जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक ना? लोग वहाँ पे एक दूसरे से जुड़ते हैं, फोटोज वीडियो शेयर करते हैं, उसमें लाइक डिसलाइक के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? मैसेजिंग कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, ये सब सोशल मीडिया के ही फीचर पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं जॉब सर्च का, तो इंटरनेट का यूज जॉब सर्च के लिए भी किया जाता है। तमाम ऐसी वेबसाइट्स हैं जैसे लिंक्डइन है, नौकरी.com है ना? इन सब पे अपनी प्रोफाइल बना के आप जॉब वगैरह अपने योग्यता के हिसाब से सर्च कर सकते हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में इंटरनेट का अब इस समय बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। जैसे पहले क्या होता था ना कि जो टीचर पढ़ा देते थे वही ज्ञान होता था। अभी क्या है, जो टीचर आपने आपको पढ़ाया हो सकता है वो अधूरा ज्ञान हो, तो जो हाईली क्वालिफाइड वर्ल्ड के टीचर हैं, उनके ट्यूटोरियल्स आपके इंटरनेट पे मिल जाएँगे, वो पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगी, जहाँ से आप पढ़ाई के क्षेत्र में भी इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। ट्रैवल के क्षेत्र में इंटरनेट का यूज होता है, टिकट वगैरह बुकिंग करना हो, तो वहाँ पे इंटरनेट के थ्रू आप कर सकते हो। स्टॉक मार्केट अपडेट, निफ्टी, सेंसेक्स कहाँ पहुँचा है, बिटकॉइन विटकॉइन का क्या रेट है ना? इस सब की अपडेट आपको मिल जाएगी इंटरनेट के माध्यम से। वीडियो कॉलिंग, दूर बैठे किसी व्यक्ति से अगर आप वीडियो कॉलिंग करना चाहते हो, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी जो तरीका है वो इंटरनेट पे ही आपको मिल जाएगा, जिसके लिए बहुत सारे एप्लीकेशन जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, स्काइप हो गई, इन सब का यूज आपको करना पड़ेगा। अब अगला टॉपिक आपका आता है, व्हाट इज वेब एड्रेस या यूआरएल क्या होता है? देखिए दुनिया में बहुत सारी वेबसाइट होती हैं, और वो वेबसाइट कैसे खोली जाती हैं? पहले वेब ब्राउज़र खोलेंगे, उसमें लिखेंगे www.google.com, और जैसे एंटर करेंगे, गूगल का पेज हमारे सामने आ जाएगा। तो एक वेबसाइट को खोलने के लिए जो उसका पूरा एड्रेस दिया जाता है, उसी को कहा जाता है वेब एड्रेस या यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल। अब जैसे ये पार्ट्स हैं, देखिए एचटीटीपी एक प्रोटोकॉल होती है, ये होस्ट नेम होता है, ये डोमेन नेम होता है, ये एब्सोल्यूट पाथ के सिंबल होते हैं, ठीक है? और ये फ़ोल्डर वगैरह होता है कि किसके अंदर फ़ाइल पड़ी हुई हैं, और ये फ़ाइल होती है। ये पूरा मिला के एक प्रकार का ये क्या है? यूआरएल है इस फ़ाइल को खोलने का, ठीक है? अब बात करते हैं डीएनएस क्या होता है? तो डीएनएस को कहा जाता है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है? डीएनएस को ऐसे समझिए कि इसका सिंपल काम क्या है? डीएनएस का काम होता है कि जो वेबसाइट के नाम होते हैं, जैसे google.com,
उस google.com को ये गूगल की आईपी पे ट्रांसलेट करने का काम करता है ना? ये किसी वेबसाइट के नाम को या वेबसाइट के एड्रेस को कह सकते हैं, है ना? जिसको डोमेन नेम कहा जाता है, उसकी वेबसाइट की जो आईपी होती है, उस पे ट्रांसलेट करने का ये काम करेगा। देखिए दुनिया में जितने भी वेबसाइट होती हैं, है ना? वो किसी न किसी सर्वर पे होती हैं। जैसे मान लो ये गूगल है, इसकी वेबसाइट इस सर्वर पे है। ये याहू है ना? इसकी वेबसाइट इस सर्वर पे, और हम यहाँ मोबाइल फ़ोन अपना लेके बैठे हुए हैं। जैसे हम गूगल के ऐप वगैरह पे क्लिक करते हैं, हमारी रिक्वेस्ट जो www.google.com वाली होती है, वो रिक्वेस्ट पहले ट्रांसलेट होगी गूगल की आईपी पे, है ना? अब गूगल जैसे है ना, तो गूगल का अपना आईपी हो सकता है ऐसे 192.168.20.5, है ना? याहू का आईपी हो सकता है 192.168.20.20। तो दुनिया में जितनी भी वेबसाइट होती हैं, किसी न किसी वो सर्वर पे पाई जाती हैं, और हर एक सर्वर का अपना आईपी एड्रेस होता है। तो जब तक सर्वर का आईपी एड्रेस आपको पता नहीं हो, न सर्वर तक आप पहुँचेंगे, न उसका पेज आप लेके आ पाएँगे। अब मान लो 2-4 इम्पोर्टेंट वेबसाइट है जिसके हम सर्वर आईपी रट सकते हैं, लेकिन दुनिया में लाखों वेबसाइट हैं, सबकी सर्वर आईपी हम रट नहीं सकते हैं। तो डेवलपर्स ने हमें क्या दिया? हमें दिया google.com। google.com लिख के जैसे अपने फ़ोन से एंटर करेंगे, ये google.com तुरंत इस पे ट्रांसलेट हो जाएगा, गूगल की आईपी पे, और हमारी रिक्वेस्ट इस आईपी तक जाएगी और वहाँ से पेज लेके हमारे पास आएगी। हम यहाँ पे yahoo.com लिख के एंटर किए, तो yahoo.com तुरंत ट्रांसलेट हो जाएगा किस पे? याहू की आईपी पे। हमारा रिक्वेस्ट इस आईपी पे जाएगा, सर्वर तक पहुँचेगा, सर्वर से इस पेज को लेके फिर वापस हमारे पेज पे दिखाने लगेगा। यही काम होता है डीएनएस का। अगर डीएनएस नहीं होता, तो हर एक वेबसाइट को खोलने के लिए हमें ये जो आईपी होती है ना उसके सर्वर की, वो हमें रटनी पड़ती है। बट ये करना नहीं होता, हम मेमोराइजेबल जो डोमेन नेम होते हैं, लाइक google.com, facebook.com, इसी को यूज करते हैं। वही यहाँ दिखाया दे रहा है। जैसे मान लीजिए yahoo.com हमें खोलना है, तो yahoo.com लिख के हम अपने कंप्यूटर से एंटर किए, वो yahoo.com क्या हुआ, हमारे कंप्यूटर से चला गया कहाँ पे? ट्रांसलेट होने। तो yahoo.com तुरंत ट्रांसलेट हो गया किसमें? ये उसकी आईपी पे, है ना? अब ये रिक्वेस्ट जो है वो पहुंच गई याहू के सर्वर पे, और याहू का फिर पेज हमारे कंप्यूटर तक ट्रांसफर होके तब आएगा। तो हमारी ये जो yahoo.com है, उसको उसकी आईपी पे ट्रांसलेट करना, यही बस काम होता है डीएनएस का। क्यों करना हो रहा है? क्योंकि हर एक वेबसाइट का अपना खुद का एक आईपी होती है। आईपी तक जब तक पहुंचेंगे नहीं, तब तक उसके पेज को हम ओपन नहीं कर सकते हैं। अब आईपी से जाके पेज को ओपन करना या वेबसाइट को खोलना बहुत बड़ी बात है। कितना-कितना हम आईपी रटेंगे। हम क्या रट सकते हैं? yahoo.com, google.com। तो हम अपने कंप्यूटर से लिखे yahoo.com। अब कोई ऐसा हो जो yahoo.com को उसकी सर्वर आईपी पे ट्रांसलेट कर दे, तो वही काम डीएनएस का होता है। अब अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका आ जाता है, नेटवर्क एड्रेस क्या होते हैं। तो जिस तरह से लेटर एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए भेजने वाले का पता और पाने वाले का पता चाहिए होता है, तब जाके ये लेटर क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, ठीक है? उसी प्रकार से जब कभी भी आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आपको डेटा सेंड करना होगा, इस कंप्यूटर का भी एड्रेस आपको पता होना चाहिए, और जहाँ पे डेटा जाएगा उसका भी एड्रेस आपको पता होना चाहिए। डेटा में जब तक भेजने वाले और पाने वाले के दोनों के एड्रेस नहीं अटैच होंगे, तब तक आपका डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। भई जाएगा कहाँ से और पहुँचेगा कहाँ? पता भी तो होना चाहिए। अब देखो जितने कंप्यूटर होते हैं ना नेटवर्क में, उनके 2 एड्रेस होते हैं। एक होता है फिजिकल एड्रेस और एक होता है आपका लॉजिकल एड्रेस। ये दोनों को दोनों एड्रेस आपका डेटा के साथ अटैच होता है, तब डेटा आपका एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफर होता है ना? अब बात करते हैं फिजिकल एड्रेस या मैक क्या होता है। तो मैक का पूरा नाम होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक देखो कंप्यूटर जो आपके होते हैं ना, उस कंप्यूटर में एक कार्ड लगा होता है जिसको कहा जाता है एनआईसी, है ना? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। उस एनआईसी का एक फिक्स एड्रेस होता है जिसको मैक एड्रेस के नाम से जाना जाता है। यह मैक एड्रेस 48 बिट का होता है, और 6 पार्ट में ये डिवाइड होता है कोलन के साथ। इसमें हेक्सा में वैल्यू लिखी गई होती है। 12 अंकों का आपका ये पूरा होगा, ठीक है? और ये एक ऐसा एड्रेस होता नहीं, हार्डवेयर एड्रेस होता है, क्योंकि एनआईसी हार्डवेयर है, कार्ड है, ठीक है?
इसका एड्रेस फिक्स रहता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता, इसको आप बदल भी नहीं सकते। उसी प्रकार से अगला जो दूसरा एड्रेस होता है उसको आईपी कहा जाता है, जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एक ऐसा एड्रेस होता है जिसको हम चाहें भी तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये फिक्स नहीं होती है। आईपी के 2 वर्जन अब तक आते हैं, एक होता है वर्जन 4 और एक होता है वर्जन 6। बात करें वर्जन 4 आईपी का, तो वर्जन 4 आईपी बहुत पहले से ही यूज की जा रही है। अर्पानेट जब बना था तो इस आईपी को 1983 में अर्पानेट में यूज किया गया था। यह 32 बिट की आपकी आईपी होती है, जो 4 पार्ट में आपकी डिवाइड होती है। हर एक पार्ट आपका 8-8 बिट का होता है और हर एक पार्ट में 0 से लेके 255 तक के नंबर आप लिख सकते हैं। बीच में पार्ट्स को डिवाइड करने के लिए डॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक आईपी आप यहाँ पे देख सकते हैं 192.168.34.123। अब ये जो वैल्यू है ना, ये कम से कम 0 से 255 के बीच की ही होगी। इससे कम नहीं होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। हाँ, एक चीज़ और है कि हम आईपी डालते हैं नंबर्स में, लेकिन कंप्यूटर उसके हर एक पार्ट को एक्सेप्ट करता है बाइनरी में। जैसे 192 की बाइनरी ये है, 159 की बाइनरी ये है, 34 की बाइनरी ये है, 123 की बाइनरी इधर वाली है। आईपी वर्जन 4 में जो आईपी होती है उसकी 5 क्लास होती है, क्लास ए, बी, सी, डी, ई। और ये कैसे पहचानी जाएगी? तो जो आईपी का पहला वैल्यू होता है, उसकी रेंज से पहचानी जाएगी। अगर कोई आईपी है जिसका पहला वैल्यू 1 से लेके 126 है, तो क्लास ए की ये आईपी है और इसका सबनेट मास्क में पहली बार केवल 255 आएगा। बी क्लास की जो आईपी होती है 128 से लेके 191 तक होती है, इसमें दो-दो बार 255 आएगा सबनेट मास्क में। सबनेट मास्क क्लास को पहचानता है, 2 बार आया बी आईपी, एक बार आया तो क्लास ए की आईपी। सी वाला 192 से लेके 223 तक होता है और इसमें 3 बार 255 आता है। डी में सबनेट मास्किंग वगैरह नहीं होती, क्योंकि क्लास डी जो होता है इतने से लेके इतने तक होता है। ये रिजर्व रखा जाता है मल्टीकास्टिंग के लिए। और ई वाला जो होता है वो 40 से लेके 54 तक होता है। ये फ्यूचर पर्पज के लिए रखा गया है। ठीक है, मतलब एबीसी क्लास का हम यूज कर सकते हैं, इन दोनों क्लास का हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है, 126 के बाद एक 28 आ गया, तो 127 किसके लिए होता है? 127 का पूरा परिवार ही जो होता है वो लूपबैक आईपी के लिए जाना जाता है। यहाँ पे कुछ भी सॉफ्टवेयर वगैरह को जैसे टेस्ट करना हो तो उसके लिए फिर टेस्टिंग आईपी हमें चाहिए होती है, जो कि 127 वाली होती है। बाय डिफॉल्ट जो लूपबैक आईपी होती है वो होती है 127.0.0.1, है ना। उसके बाद सब के सब उसी कैटेगरी में आते हैं। होस्ट आईडी और नेटवर्क आईडी क्या होती है? तो क्लास ए में देखिए होस्ट आईडी जो होती है वह 8 बिट की होती है और 24 का होता है आपका होस्ट आईडी, है ना। बी वाले में 16-16 का होस्ट आईडी और नेट आईडी होता है। इसमें 24 नेट आईडी होती है और 8 बिट आपकी होस्ट आईडी होती है, बाकी डी और ई में नहीं होती है। वर्जन 6 की बात करें तो वर्जन 6 आईपी वर्जन थोड़ा नया है, 128 बिट का आपका ये होता है। इसमें हेक्सा में वैल्यू लिखी जाती है। यह पूरा 8 पार्ट में आपका डिवाइड होता है। हर एक पार्ट आपका 16-16 बिट का होता है और सेपरेशन करने के लिए कोलन होता है। ये एक एग्जांपल है आपका आईपी वर्जन 6 का। आईएसपी कौन होता है? तो आईएसपी बेसिकली एक ऐसी कंपनी कह सकते हैं जो अपने कस्टमर को कुछ पैसे लेके इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करती है। भारत के कुछ इंपॉर्टेंट आईएसपी की बात करें तो एयरटेल है, बीएसएनएल है, वीआई है, रिलायंस का जियो है। ये सब ऐसी कंपनियां हैं जो कुछ पैसे हमसे लेती हैं और इंटरनेट सर्विस हमें प्रोवाइड करती हैं। देखिए, समुद्रों में जो इंटरनेट आता है वो फ्री होता है, ठीक है, लेकिन समुद्र में जाके आप इंटरनेट नहीं चला सकते हैं। अब वहां से समुद्र तट से लेके आपके घर तक इंटरनेट कनेक्शन कौन लेके आता है? ये टेलीकॉम कंपनीज होती है, वो अपने चार्जेस लेती हैं, ठीक है, और उन्हीं को आईएसपी कहा जाता है। अपने कंप्यूटर में इंटरनेट किस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं? तो इंटरनेट कनेक्शन करने का 4-5 तरीका है। पहला होता है हॉटस्पॉट। एक जगह पे इंटरनेट के सिग्नल इंटरनेट को शेयर करने का काम करता है हॉटस्पॉट। जैसे मान लीजिए मोबाइल अपने यहाँ पे लिया हुआ है, हॉटस्पॉट ऑन करेंगे तो एक रेडियस में क्या करेगा वो इंटरनेट को शेयर कर देगा। अब कोई इंसान है, वो अपना मोबाइल लेके इधर अगर आता है, ठीक है, तो जैसे इस एरिया में जाएगा उसके मोबाइल में सिग्नल दिखाने लगेगा कि ये देखो हॉटस्पॉट आपका आया। और जैसे उस हॉटस्पॉट पे टच करेंगे आप इससे कनेक्ट हो जाएंगे और इसका इंटरनेट आप यूज कर सकते हैं। अब बशर्ते अब ऐसा रहेगा तो कोई भी यूज कर लेगा। तो इसमें हम क्या लगा देंगे? सिक्योरिटी। वो सिक्योरिटी डब्ल्यूपीए डब्ल्यूपीएस सिक्योरिटी होती है। जब तक आपको सिक्योरिटी नहीं पता होगी तब तक आप इस डिवाइस से न जुड़ पाएंगे न नेट यूज कर पाएंगे। वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है।
वाईफाई, रेडियो वेव का प्रयोग करके हॉटस्पॉट से जुड़ती है और इंटरनेट या डेटा शेयरिंग में ये काम आती है। लैन केबल से भी नेटवर्क जोड़े जाते हैं। लैन केबल में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए बीएसएनएल का ऑफिस है, वहाँ से केबल आई आपके घर तक। अब उस केबल कनेक्शन को, जो इंटरनेट कनेक्शन वाला है, उसको आप अपने सर्वर पे लगाएँ और सर्वर से कई सारे कंप्यूटरों में वो नेट क्या किया आपने, शेयर कर दिया। तो यही आपका होता है लैन केबल कनेक्शन। ब्रॉडबैंड क्या होता है? तो ब्रॉडबैंड भी एक प्रकार का इंटरनेट सर्विस होती है जिसमें 25 एमबीपीएस तक डाउनलोडिंग और 3 एमबीपीएस तक की अपलोडिंग स्पीड होती है। वायरलेस और ये केबल दोनों में आपका ब्रॉडबैंड आता है। इसमें आपका डीएसएल, एडीएसएल इस तरह की लाइनें होती हैं जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए प्रयोग की जाती हैं। यूएसबी टेथरिंग क्या है? जैसे मान लीजिए आपने डेस्कटॉप खरीदा हुआ है और आपको डेस्कटॉप में पता होना चाहिए कि वाईफाई कनेक्ट डायरेक्ट नहीं होता। अब नेट कैसे चलेगा? तो अपना फ़ोन लेके आइए। अब फ़ोन में जो यहाँ चार्जिंग लगती है उसमें से केबल निकालिए और यूएसबी वाले में कनेक्ट कर दीजिए। तो फ़ोन कनेक्ट हो गया सीपीयू से। अब मोबाइल में एक सेटिंग होती है यूएसबी टेथरिंग, उसको आप ऑन कर दीजिए और नेट ऑन कर दीजिए, ठीक है? आप देखेंगे कि जो नेट आपके फ़ोन में चल रहा होगा वही नेट आपका कंप्यूटर में भी अब चल रहा होगा। तो यूएसबी टेथरिंग के माध्यम से भी हम इंटरनेट चला सकते हैं अपने कंप्यूटर में। आईपी मैक डिफाइन हो चुका है। आईएमईआई क्या होता है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। मोबाइल फ़ोन जो आपका होता है, उसमें जितने सिम लगेंगे, है ना? उन सबका अपना एक पोर्ट नंबर होता है, कह सकते हैं, जिसको आईएमईआई नंबर के नाम से जाना जाता है। उसमें जो-जो सिम आपकी लगती है, ठीक है? वो सारे सिम की इंफॉर्मेशन आईएमईआई नंबर से निकाली जा सकती है। पुलिस वाले जब फ़ोन गायब हो जाता है, तो आईएमईआई नंबर का ही प्रयोग करके मोबाइल को ट्रेस करते हैं। अब जैसे होगा क्या कि मान लीजिए ये फ़ोन चोरी हो गया, तो आईएमईआई नंबर इसका सर्विलांस पे लगा हुआ है। अब जैसे कोई सिम यहाँ पे आप लगाएँगे, तो टेलीफ़ोन ऑपरेटर जैसे बीएसएनएल वाले हो गए या फिर रिलायंस वाले हो गए, वो पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म कर देंगे कि ये सिम जो है इस आईएमईआई नंबर पे, इस लोकेशन पे यूज़ की जा रही है। अपने फ़ोन में आईएमईआई नंबर अगर आपको चेक करना है तो डायलर पैड पे ये नंबर डायल करिएगा, तुरंत आपका आईएमईआई नंबर आ जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके अपने गूगल ड्राइव में भी रख देना, क्योंकि इन द केस अगर फ़ोन गायब भी हो जाता है, तो आईएमईआई नंबर से उसको ट्रेस करवाया जा सकता है। अब आगे टॉपिक आता है वेब ब्राउज़र क्या होते हैं? तो वेब ब्राउज़र एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, जो इंटरनेट पे वेब पेजेज़ को ओपन या वेबसाइट को खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप इंटरनेट कनेक्शन कितना भी लिए हों, लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में वेब ब्राउज़र ना हो, तो आप किसी भी वेबसाइट को ओपन नहीं कर सकते। दुनिया का सबसे पॉपुलर अगर वेब ब्राउज़र की बात करें तो गूगल क्रोम होता है, बाकी ये सब जितने भी दिए हुए हैं, ये सब वेब ब्राउज़र के ही एग्ज़ाम्पल होते हैं। अब कह रहा है इंटरनेट पे किसी कंटेंट को एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं, तो आपको पता ही हो कैसे खोजना है। सर्च इंजन क्या है? तो सर्च इंजन एक प्रकार का ऐसा प्रोग्राम होता है जो वेब पे पाया जाता है और आपकी क्वेरी को पूरे दुनिया भर में जितनी भी वेबसाइट होंगी सब में खोजने का काम करता है। जैसे मान लीजिए अभी तत्काल में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई हुई है, उसका ऑनलाइन कहाँ से करना है हमें पता ही नहीं है वेबसाइट। तो हम क्या करेंगे, सर्च इंजन में लिखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी अप्लाई ऑनलाइन फॉर 2024, ठीक है? सर्च करेंगे। अब जैसे ही सर्च करेंगे, ये सर्च इंजन क्या करेगा, हमारे पास लाखों पेजेस का लिंक दे देगा। दूसरे-तीसरे किसी भी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे कहाँ पे काम हमारा हो जाएगा। तो वेब में किसी कंटेंट को खोजने के काम अगर कोई आता है, तो वो होता है आपका सर्च इंजन। दुनिया का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन की बात करें तो गूगल होता है, ठीक है? उसके बाद इन सब भी सर्च इंजन की कैटेगरी में ही आते हैं। अब टॉपिक आता है व्हाट इज़ मेटा सर्च इंजन? तो मेटा सर्च इंजन वह सर्च इंजन होता है जो खुद कुछ नहीं सर्च करता। जैसे मान लो क्या है ना कि मेटा सर्च इंजन को हमने पूछा हू इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो ये खुद नहीं खोजेगा। ये अपने अंदर पकड़ के रखा हुआ है कई सारे सर्च इंजन को। इनको दे देगा काम, खोजो कहाँ पे हू इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, हू इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, हू इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। अब ये तीनों मिलके क्या करेंगे, पूरे वेब में जाएँगे और हू इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर खोज के लाएँगे। लाएँगे तो रिजल्ट दे देंगे इसको और ये दे देगा यूज़र को दिखा देगा। तो जो अपने खुद ना सर्च करे, दूसरे से सर्च करवाए कंटेंट, वही होता है आपका मेटा सर्च इंजन। बाकी ये तीनों काम कैसे करने, ये प्रैक्टिकल है, आप देख के भी कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ तक टॉपिक आपका रहेगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए